अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल समी सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी। अम्मा मुझे हिफ्स करना है। मैंने सीधे सीधे दोबारा से वो जुमला अदा किया जो पिछले 3 दिन से मैं मुसलसल कह रही थी, मगर अम्मा ने इस मर्तबा भी खामोशी ही इख्तियार किए रखी और वहां से उठकर किचन में चली गई। मुझे भरा गुस्सा चढ़ा कि लोग तो होते हैं यहाँ इनके बच्चे ऐसी ख्वाहिश करें और वहाँ वो झट से पूरी कर दे, मगर मेरी माँ न जाने किस मिट्टी की बनी थी। मेरी पिछले हफ्ते से यही रट थी कि मुझे हिफ्स करना है, मगर अम्मा मेरी बात पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही थी। मैं जंजला गई और वापिस कमरे में मुंह बसोर कर बैठ गई। अब अगर इकराम से ये काम नहीं हो पाया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अम्मा मुझे इतना हल्का क्यों ले रही हैं? मैं दिल ही दिल में अपने भाई के मतलब सोच कर करने लगी। वो भी कुरान पाक हिफ्स कर रहा था। माशाल्लाह से इसने 24 सुपारे हिफ्स कर भी लिए थे, मगर आखिरी 6 सुपारों पर आकर अटक गया। जिद्दी हो गया कि मैंने मजीद कुरान पाक हिफ्स नहीं करना। अम्मा ने तेरी चोटी का जोर लगाया, हर तरह का लालच दिया, मगर इसका ये इनकार इकरार में हरगिज नहीं बदला। अब्बा जहाँ होकर सकते थे इसे समझाते रहे, बातों से नहीं समझा तो इसे डंडे के जोर पर भी समझाया, मगर इसने फैसला कर लिया था और इस पर कायमो दायम भी रहा। अम्मा ने इसे स्कूल दाखिल होने का कहा तो वहां भी इसने जिद लगा ली कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। थक गया हूँ पढ़ कर, तब से 3 साल हो गए वो यूं ही आवारा फिरता रहता है। अब जब मेरे दिल से ये ख्वाहिश जागी तो मैंने अम्मा को कहा मुझे करवा दे हिफ्स। इकराम की तरह मैं नहीं करूंगी। मगर पहले तो इन्होंने संजीदा ही ना लिया मेरी बात को, लेकिन जब लिया तो साफ इनकार कर दिया। ऊपर से वजह भी नहीं बताती थी, मगर मैं जानती थी वो अंदर से डरी हुई थी कि कहीं इकराम की तरह मैं भी हिफ्स दरमियान में न छोड़ दूं। काश अम्मा आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर देती। मैं ढीले ढाले अंदाज से बिस्तर पर गिर गई और सोचने लगी, क्या ये मुमकिन है मैं हिफ्स भी कर लूं और अम्मा को पता भी ना चले? क्योंकि ये तय था अम्मा के मुंह से अगर एक मर्तबा इनकार निकल जाए तो वो इनकार दोबारा कभी भी इकरार में नहीं डला था। मैं काफी देर सोचती रही, मगर कुछ भी बदले ना पड़ा तो खाना खाने बाहर आ गई। अम्मा हंजियों चुप चुप थी। मैंने इनका मूड दुरुस्त करने की खातिर कह दिया, ठीक है, जैसे आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मूड तो ठीक करे ना। इस बात से कुछ अफाका जरूर हुआ था। मैं भी बज़ाहिर तो हल्की फुल्की हो गई थी, मगर मेरे अंदर बहुत बोझ था जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने फैसला कर लिया था अब तो हर हाल में पुराने पाक हिफ्स करके ही दम लूंगी, मगर कैसे? फिलहाल इसका मुझे इल्म नहीं था। अगले रोज मैं कॉलेज गई और वहां जाकर अपनी दोस्तों को पूछा, अगर किसी मदरसे के मतलब जानती हो तो मुझे बताना। सब बहुत खुश थे कि मैं कुरान पाक हिफ्स करना चाहती हूँ। इन्होंने वादा कर लिया कि वो जरूर किसी न किसी मदरसे का पता करके आएंगी। इस बात ने मुझे अंदर से बहुत हल्का फुल्का कर दिया था। मेरी एक टीचर जो कि हाफिज़े कुरान थी, इन्होंने पेश कर दी कि मैं तुम्हें कुरान पाक हिफ्स करा दूंगी। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई कि चलो अच्छा है, स्कूल के औकात में ही थोड़ा थोड़ा ये सबक भी लेती रहूंगी। मगर इनके अगले अल्फाज ने मेरी तमाम खुशफहमियां खत्म कर दी। इन्होंने महाना फीस मांगी थी जो कि बहुत ज्यादा थी। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरी माँ ने कहा है मदरसे में ही हिफ्स करना है। इस बात पर वो बेचारी चुप कर गई। घर आई तो अंदर से बेकरारी थी, क्योंकि मैं जल्द अज जल्द किसी ना किसी मदरसे के बारे में जान लेना चाहती थी। बस इसके बाद जट से मेरा दाखिला और फिर मेरी ख्वाहिश की तकमील। मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश थी। अगले रोज कॉलेज गई तो सभी लड़कियां पुरजोश थीं। मुझे एक से बढ़कर एक मदरसे के मतलब बताया, मगर इनमें से एक भी मेरे किसी काम का नहीं था, क्योंकि जो मदरसे इन्होंने बताए थे वो या तो शहर के बाहर थे या फिर इतनी ज्यादा दूर थे कि मैं पैदल नहीं जा सकती थी, और रिक्शे का किराया कहाँ से देती? यहाँ तो अपना खर्चा ही बहुत मुश्किल से मिल रहा था। मैं अफसरदा हो गई और सोचा, अम्मा के फैसले के खिलाफ जा रही हूँ ना, शायद इसी वजह से मेरे लिए मुश्किलात बन रही हैं। इसी असना में छुट्टी हो गई तो मैंने एक नई लड़की को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। छुट्टी के वक्त मेरे पास आई और बोली, मैंने सुना है आप कुरान पाक हिफ्स करना चाहती हैं। मैंने चौंक कर इस बात में सर हिला दिया तो वो मुस्कुरा कर बोली, अच्छा है फिर तो, मैं एक मदरसे के मतलब जानती हूँ, कहीं तो आपको वहां पर ले चलूं। मैं पहले तो घबरा गई कि कैसे किसी अनजान लड़की के साथ यूं ही मुंह उठाकर चल दूं,
लेकिन तजस्सुस भी था कि मैंने हामी भर ली। वैसे भी वो लड़की मेरे कॉलेज की ही थी क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी थी। ऊपर से मेरे कॉलेज में एक बात होती तो जंगल में आग की मानद कब्र फैल जाया करती थी, इसलिए मुझे ज़रा हैरत नहीं हुई तो वो इस मतलब कैसे जानती है। इस लड़की से बात करके अच्छा भी लग रहा था और वो शक्ल से बहुत मासूम लग रही थी। मैं और वो कॉलेज से निकल पड़ी। इसने बाकी रास्ते में छोटी मोटी बातों का जवाब दिया, मुझे खुद से कोई बात नहीं की। मैंने पूछा क्या वो मदरसे वाले मुझे रख लेंगे। उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया और कहा रख लेंगे। वहाँ के लोगों को ऐसे ही दिल रखने वाले हाफिज चाहिए जो कुरान पाक को पूरी आमादगी के साथ अपने दिल में उतारे। वो इतना मीठा बोल रही थी कि मेरा दिल चाहा बस बोलती रहे, रुके नहीं। हम दोनों मेरे घर के बहुत करीब आ गए तो मैंने हिरानी से पूछा तुम मुझे मेरे घर लेकर जा रही हो। मगर इसने नफी में सर हिलाया और घर वाली गली के बजाय उल्टे हाथ को मुड़ गई। वहां से दो चार अनजान गलियां गुजरने के बाद हम एक वीराने में थे। उस जानब बहुत कम रश और ट्रैफिक होता था। अक्सर लोग कहते थे वहां जिन्नात का साया है। कभी वहां बहुत कम गुजर होता था, बल्कि ना होने के बराबर ही था। मैंने घबरा कर पूछा यहाँ क्यों लाई हो तो वो धीरे से बोली यहीं पर मदरसा है, चलो मेरे साथ। मगर मुझे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो एक खंडर नुमा इमारत थी। देखने में वही लग रही थी कि अभी गिर जाएगी। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन इस लड़की की मासूमियत देखकर मैं न चाहते हुए भी इस खंडर की जानब चल दी। ऐसे लग रहा था यहाँ कोई भी नहीं बसता, खाली खुली इमारत है। मगर मैं गलत थी। हम इस खंडर के अंदर दाखिल हुए तो एक मीठी मीठी सी ठंड ने हमारा इस्तकबाल किया। सख्त गर्मी में इस कदर मजे की ठंड बड़ी पुरसकून लग रही थी। पहले मेरे दिल में जो भी वसवसे थे वो खत्म हो चुके थे। अब एक अजीब सी सरशारी मेरे पूरे बदन में उतर चुकी थी। हम जैसे जैसे इमारत में आगे बढ़ते जा रहे थे मुझे धीमी धीमी तिलावत की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे यकीन हो गया कि मैं सही जगह आई हूँ और मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। इमारत के दाखिले में पहले बहुत अंधेरा था, मगर अंदर पहुंचने पर एक बड़ी खूबसूरत सी रोशनी ने पूरी इमारत का अहाता किया हुआ था। बाहर से वो इमारत जिस कदर खंडर लग रही थी, अंदर से इसी कदर आबाद थी, खुली कुशादा। इसमें छोटे बड़े हर तरह के बच्चे लड़कियां बैठे कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ थे और जानब से तिलावत की आवाज कानों में पड़ रही थी, जो रूह को सरशार करने में काफी थी। अचानक से ही मेरा दिल चाहा मुझे यहीं पर ही पढ़ना चाहिए। मैं इस लड़की के करीब आई और पूछा क्या वो सचमुच मुझे दाखिला ले देंगी। तो वो मुस्कुरा दी, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर के बाद हम एक खुले से कमरे में थे जिसमें बारिश बुजुर्ग बैठे कुरान मजीद पढ़ने में मगन थे। इस लड़की ने खनखार कर बड़े अदब से बुलंद आवाज में सलाम किया तो मैंने भी इसकी तकलीद की और सलाम किया, जिसका जवाब एक साथ आया। इस लड़की ने मेरी जानब इशारा किया और कहा ये मुख्तरमा कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहती हैं, घबरा रही हैं कि कहीं मुझे दाखिला ना मिले। इतना बोलकर वो चुप कर गई, जबकि इन आदमियों में से सबसे ज्यादा उम्र रसीदा शख्स मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोला घबराने वाली क्या बात है, फख्र की बात है कुरान की तालीम हासिल करना, और आपको यहाँ दाखिला मिलेगा नहीं बल्कि मिल चुका है। भले से आज ही पढ़ना शुरू कर दे। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुई और साथ ही खुश भी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा। मैंने फीस का पूछा तो एकदम सन्नाटा छा गया। फिर दूसरा शख्स बोला यहाँ कोई फीस नहीं है, सिर्फ एक वादा है। मैंने अचंभे से पूछा कैसा वादा। तो वो कहने लगे हम अपने तालब इल्म खुद चुनते हैं, आप किसी को भी हमारे मदरसे का नहीं बताएंगी। कभी हमने इस खंडर को आबाद किया है कि लोगों की नजरों से दूर रहें, क्योंकि कुरान सिर्फ वही समझ सकता है जिसके दिल में इसकी मोहब्बत पहले से डाल दी गई हो। वादा करें किसी को यहाँ का पता नहीं देंगी। मैंने हैरत से इस बात में सर हिला दिया। फिर एक सवालिया नजर इस लड़की पर डाली जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी तो पहला शख्स बोला नहीं, इस लड़की का कोई कसूर नहीं, इसने बस आपका जिक्र किया तो हमने हामी भर ली। याद रहे हमारी इजाजत के बगैर यहाँ का किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए। मैं मान गई। वैसे इनकी शर्त मुझे बहुत ही अजीबो गरीब लगी थी, लेकिन जो भी था मेरा काम बन गया था, इस बात की बेहद खुशी थी। वैसे भी
मैंने तो अम्मा से छुपाना ही था, मैं कौन सा किसी को बताने वाली थी। जाने की इजाज़त मिली तो मैं हिचकिचाते हुए रुक गई और अम्मा के मुतल्लिक़ सब कुछ बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि मैं स्कूल के वक़्त में से कुछ घंटे यहाँ आ सकती हूँ, ज़्यादा देर घर से बाहर नहीं रह सकती। तो इन्होंने बड़ी आसानी से मेरी बात मान ली और कहा आना रोज़ है, बाकी जितना वक़्त यहाँ गुज़ारना चाहें वो आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। अब आप जाएँ, हमारी कुरात का वक़्त हो रहा है। बड़े धीमे अंदाज़ में बात करके इन्होंने मुझे वहाँ से जाने का बोला तो मैं और वो लड़की दोनों ही बाहर निकल आईं। मैंने इससे इसका नाम पूछा तो पहले तो वो हिचकिचाई, फिर कहने लगी सारा नाम है मेरा। मैं चुप कर गई। इसने कहा आज तो देर हो गई है, तुम्हारी वालदा परेशान हो रही होंगी, कल से हम मिलकर यहाँ आया करेंगी। इस बात से मुझे ख्याल आया कि वाकई अम्मा परेशान हो रही होंगी, बेहतर है मुझे चले ही जाना चाहिए। मैं इसे खुदा हाफिज कहती जल्दी जल्दी वहां से घर की जानब मुड़ गई। घर गई तो अम्मा वाकई में परेशान थी। मुझे देखते ही चारपाई से उठ खड़ी हुई और पूछा कहाँ थी तुम। मैं इससे पहले कोई झूठ बोलती या बात बनाती वो खौफ ही बोल पड़ी कि साथ वाली शमीम ने तुम्हें दूसरी जानब जाते देखा था, एक कॉलेज की लड़की भी थी तुम्हारे साथ, बताओ कहाँ गई थी और किस लिए गई थी। ये सुनकर मेरी सांसों में ठंड भरी। इसमें कोई शक नहीं था कि शमीम बाजी ने हम दोनों को देख लिया था, क्योंकि इनके कमरे की खिड़की गली में खुलती थी। वो भी सुबह सुबह उठकर बैठ जाती और फिर खिड़की के आगे कुर्सी बिछाकर सारा दिन आते जाते लोगों की तांका झांकी में गुजार देती। अगर कोई बहुत ही ज्यादा फारिग होता तो उसके साथ गप्पें भी लड़ाने लगती थी। हमारे मोहल्ले में इधर से उधर होने वाली हर बात में शमीम बाजी का हाथ होता था। अगर किसी को कोई शक वगैरह हो तो इसकी तस्दीक भी शमीम बाजी से ली जाती थी, क्योंकि इनकी नज़र किसी भी कैमरे से ज़्यादा तेज़ और याददाश्त देर पा थी। क्योंकि वो मदरसा हमारी गली से उल्टी गली में पड़ता था तो इन्होंने ज़रूर देखा होगा और बात को हज़म करने की बजाय हस्बे मामूल अम्मा से आकर शिकायत लगाई होगी कि तुम्हारी बेटी कॉलेज के बाद कहीं जा रही थी, पूछना इससे किससे मिलने गई थी। मैं चुप रही तो अम्मा ने दोबारा पूछा, मुझे जवाब दो, क्या पूछा है मैंने। मैंने धीरे से कहा, अम्मा दोस्त है वो मेरी, इसका घर भी इधर पिछली गली में है। इसकी माँ की तबीयत खराब थी तो सोचा मैं भी पता कर लूं। अम्मा ने खोजते अंदाज में पूछा, नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का। सारा। इतना जवाब देकर मैं चुप कर गई, मगर अम्मा को चैन नहीं आया। वो फिर से बोली, तो मैं तुम्हारी सारी दोस्तों को जानती हूँ, सारा का तो कभी भी तुमने जिक्र नहीं किया, फिर ये रातों रात कौन सी नई दोस्त उगाई है। बात तो अम्मा की वाकई में दुरुस्त थी। मैंने घबराए बगैर जरा संजीदगी से कहा, अम्मा ऐसी भी क्या बात हो गई भला जो आपने पूछा है। इसका जवाब मैंने दे दिया है, सारा मेरी दोस्त है, दूसरे सेक्शन की लड़की है, मेरी क्लास में नहीं लेकिन अच्छी सलाम दुआ है। कब से इसकी माँ बीमार थी तो मैंने सोचा आज जरा की देर के लिए चक्कर लगा लूं, क्या खराबी हो गई इसमें। मेरा इतना मुफसिल जवाब सुनकर अम्मा चुप कर गई। फिर खाने का पूछा तो मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि वाकई बहुत भूख लगी है, जल्दी से दे दे। खाने के बाद मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अम्मा को मदरसे का बताऊं, मगर हिम्मत नहीं हुई। एक तो वहाँ के उस्तादों का अजीबो गरीब वादा, ऊपर से अम्मा के अजीबो से गरीब वाहमे, इन सब में मैं फंस कर रह गई थी। क्या था जो अम्मा मुझे इजाज़त दे देती। भला मैं कुरान पाक ही हिफ्ज़ करने की ख्वाहिश कर रही थी, लेकिन बस इन्होंने मुझे भी इकराम के जूतों में खड़ा कर दिया था और सोच लिया मैं भी इकराम की तरह ही बेअदब निकलूंगी। अपनी सोचों में बहुत आगे बढ़ गई थी जब मुझे अपने करीब इकराम की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे कुछ पूछ रहा था, मगर मैंने इसकी बात पर गौर करने या जवाब देने की बजाय वहां से उठ जाना मुनासिब समझा, क्योंकि वही था जिसकी वजह से मेरी ख्वाहिश का भी कत्ल हो रहा था। मैं कमरे में आ गई तो इसकी हैरत ज़दा आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो अम्मा से मेरे मतलब पूछ रहा था कि इसे क्या हो गया है, इतनी बदतमीज हो गई है ये। अम्मा ने मुझे कुछ कहने की बजाय उल्टा उसी के लत्ते लिए कि तुम्हारी वजह से ही ये दिन देखने को मिल रहा है। इस मासूम को भी अपनी ख्वाहिश का गला घोंटना पड़ रहा है। अम्मा का ये जुमला सुनकर मेरे दिल की धड़कन अचानक से एकदम तेज हो गई और कान मुकम्मल तौर पर इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर लग गए। अकराम ने संजीदगी से पूछा कि अब ऐसा क्या कर दिया मैंने कि इस घर का इल्जाम मेरे सर आ रहा है। बेटा, कसर भी कोई नहीं छोड़ी तुमने। अगर तुम कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेते तो कौन सी क़यामत आ जानी थी।
जानते हो, इस बच्ची ने मुझसे अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो भी कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहती है, लेकिन एक तजुर्बा ही बहुत है। जैसे तुमने ज़लील करवाया है, कहीं वो भी ना करवाए। इसी वजह से ज़ायरा को इजाज़त नहीं दी, कल को वो भी आधा याद करके बैठ जाए। इकराम इस ज़िक्र से बहुत चरता था क्योंकि वो खुद भी जानता था इस सब में इसी की गलती है। इसने ज़ोर से कुर्सी को पैर मारा और उठकर खड़ा हो गया। अम्मा, मेरी वजह से किसी पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप भी ये परेशानी का बोझ अपने कंधों पर ना उठाएं। ज़ायरा अगर करना चाहती है तो इसे करवा दें, मगर मैं अब अपने लिए बार बार ये सब नहीं सुनूंगा। जो गुनाह होगा मेरे सर होगा। अगर मेरा दिल चाहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब मैं दोबारा से कुरान के करीब चला जाऊंगा, मगर अब मजीद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर दोबारा ऐसी बात हुई या मुझे बिला वजह का इल्ज़ाम दिया तो कसम खाकर कहता हूँ ये घर छोड़ दूंगा। इसके लहजे से शोले निकल रहे थे शायद। ऊंची आवाज में कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। पीछे अम्मा के रोने की आवाज भी मेरे कानों में पड़ती रही, मगर मैं भी बेहिस बनकर अपने बिस्तर पर लेटी रही, क्योंकि इस सब में मेरा क्या कसूर था। मैं खुद को ही इस सब की कसूरवार ठहराती और अकराम बिल्कुल ठीक कर रहा था। अपने गुनाहों की करने की सज़ा हमें मिलनी है, दूसरों को इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं बेहिस बनकर लेटी रही क्योंकि जो हो रहा था बिल्कुल सही हो रहा था। इसी तरह लेटे लेटे मैं कब सो गई कोई इल्म नहीं। जब दोबारा आँख खुली तो मगरिब की अज़ानें हो रही थीं। अम्मा हांडी रोटी में मसरूफ़ थीं। पता नहीं मेरे दिल में क्या समाई कि मैंने फटाफट वज़ू किया और नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक लेकर बैठ गई। अम्मा ने मुझे देखा तो बेबसी से चुप कर गई। मैं समझती थी वो खुद अंदर ही अंदर बहुत परेशान होंगी और खुद को ही मलामत कर रही होंगी। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मुझे रोना आ गया और इस बात का भी बहुत एहसास था कि कल मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा और खूबसूरत दिन शुरू करने जा रही हूँ, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी। काश अम्मा मेरा साथ देती तो मुझे इनसे ये सब यूं छुपाना नहीं पड़ता, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर, कुरान पाक पढ़कर मैंने खाना खाया। अम्मा ने इस मतल्लक मुझसे कोई बात भी नहीं की। वैसे हम दोनों नॉर्मल अंदाज में बातें करती रहीं। अगले रोज़ मैं पहले कॉलेज गई और वहाँ जाकर प्रिंसिपल से बात की कि मैं कुछ देर ही यहाँ पर रुका करूँगी। इन्होंने कहा कि वो मेरी माँ से बात कर लेती है, मगर मैंने मना कर दिया। प्रिंसिपल थोड़ा हिचकिचा रही थी, तो यूँ रोज़ाना मुझे 3 घंटे की छुट्टी देना इनके लिए मुमकिन ना था। जब मैंने इनका ये बदला-बदला अंदाज़ देखा, तो खुद ही बोल दिया कि आप मुझे सर्टिफ़िकेट दे दें, क्योंकि मेरे लिए दुनिया की तालीम से ज़्यादा अहम कुरान की तालीम है। मैं कॉलेज के औकात मदरसे में गुज़ार लिया करूँगी और ऐसे मुझे आसानी भी हो जाएगी। ये बात सुनकर इन्हें न जाने क्या हुआ कि वो मान गई और खुशदिली से मुझे 3 घंटे की छुट्टी देने पर आमादा हो गई। इसकी बड़ी वजह ये थी कि मैं अपने कॉलेज की एक बहुत ही ज़हीन तालिबा थी। मेरे नंबर हमेशा सबसे ज़्यादा ही होते थे, तो शायद इन्हें अपने रिज़ल्ट की फ़िक्र पड़ गई या न जाने क्या, मैं नहीं समझ पाई। लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। इन्होंने बखुशी मुझे इजाज़तनामा पकड़ा दिया। मैं जल्दी से सारा की क्लास में गई तो पता चला वो कॉलेज नहीं आई। मैं थोड़ी उदास हो गई, लेकिन ये खुशी थी कि मदरसे का रास्ता मुझे पता था। आज मैंने एक नई एहतियात की थी। अपनी तमाम जमा पूंजी इकट्ठी की और कॉलेज से निकल कर बाजार चली गई। वहाँ जाकर एक बुर्का खरीदा ताकि कॉलेज से निकलते वक्त वो पहन लूँ और कोई भी मुझे पहचान ना सके। सबसे बड़ा डर शमीम बाजी का था और इन्हीं के लिए खास तौर पर मैंने ये तैयारी की थी। बुर्का खरीदने के बाद मैंने इसे पहन लिया और मदरसे पहुंच गई। आज भी वो जगह इतनी ही वीरान थी। अगर मैं मदरसे के अलावा यहाँ आती तो शायद डर जाती, क्योंकि लोग दिन में भी इस जगह से खार खाते थे। लोग समझते थे यहाँ जिन आबाद हैं, क्योंकि इन्हीं तिलावत की आवाज़ अक्सर ही सुनाई देती थी। मुझे ये सोचकर बहुत हंसी आई कि वो कोई जिन नहीं है, आम से लोग हैं। बस वो छुप कर रहते हैं तो लोग इन्हें जिन समझ बैठे हैं। मैंने खुद को शाबाशी दी कि ऐसे जिन्नों में जा रही हूँ जिनसे बड़े बड़े आदमी घबरा जाते हैं। ये सोचकर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन मैं इस वक्त नहीं जानती थी जिस बात को मैं मजाक समझ रही थी वो एक दिन वाकई हकीकत बन जाएगी और मेरे सामने आन खड़ी होगी। खैर, मदरसे में जाते हुए मेरा दिल थोड़ा बहुत घबरा रहा था। वैसे ये घबराहट तो मामूल की बात थी, क्योंकि जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं यूं ही होता है।
थोड़ा बहुत डर भी लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सारा डर खौफ अतफा हो जाता है। मदरसे में दाखिल हुई तो सामने ही मुझे सारा मिल गई। वो बहुत खुश लग रही थी। मुझे देखते ही चहक कर मेरी जानब भरी और जोश से सलाम किया। उसे वहां देखकर मुझे बड़ी खुशगवार सी हैरत हुई। मैंने पूछा, तुम कॉलेज नहीं आई? तो वो मुस्कुराते हुए बोली, खुद ही छुट्टी की थी, क्योंकि आज मैं तुम्हारा यहाँ पर इस्तकबाल करना चाहती थी और इसके लिए छुट्टी लाजिम व मुल्ज़म थी। उसकी बात सुनकर मुझे अपना आप बड़ा अहम लगा और मैं सोचने लगी, अगर इसी तरह की छोटी-छोटी खुशियाँ लोग एक दूसरे को देने लग जाएं तो शायद दुनिया में गमों का शाइबा तक न रहे। मगर मैं ज़्यादा देर तक ये सब कुछ सोच नहीं सकी, क्योंकि वहाँ कल वाले बुजुर्ग आ गए थे। मैंने इन्हें सलाम किया तो सारा ने बताया कि कबीला भी तुम्हारा इस्तकबाल करने आया है। अब तो मेरी कैफियत शादी मर्ग वाली थी, यानी एक मदरसे में इस कदर तालिब इल्म को इज्जत दी जाती थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। शायद दूसरे मदरसे में ऐसे ना हो। तभी तो इकराम का दिल चल उठा था। ये सोचकर मैं गमगीन हो गई। शायद कबीला ने मेरी बात समझ ली थी। धीरे से बोले, यहाँ के सब कानून बहुत प्यारे और एहतराम वाले हैं। तभी तो हम दूसरे लोगों से अलग बसते हैं। यहाँ आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा, बसूरत देगर वो ना मानने वाली ना हो। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ के कवानीन सबके एहतराम को मलहूज खातिर रखेंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। आज सारा कबीला के हुक्म पर मुझे एक जानब ले आई, जहाँ एक बड़ी प्यारी सी औरत जो यकीनन लड़कियों को कुरान पाक हिफ्ज करवाने पर मामूर थी, वो मौजूद थी। मैंने इनको सलाम किया तो इन्होंने मुस्कुराते हुए अपने करीब मेरे बैठने के लिए जगह बनाई। मुझे इन सब का रवैया बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी सख्ती नहीं थी। मुझे देखकर किसी के माथे पर भी बल नहीं पड़ा था, बल्कि सब मुस्कुराते हुए मुझे खुशामदीद कहते नहीं थक रहे थे। मैं बैठ गई तो बाजी ने मुझसे कुरान पाक सुना, मैंने सुना दिया तो वो धीरे से बोली, अच्छा पढ़ती हैं आप, मगर हमारी कोशिश होगी इसे खूबसूरत बनाकर पढ़ें। पहले हम मुकम्मल कुरान पाक को देखकर पढ़ेंगे, आपका तलफ़्फ़ुज़ वगैरह दुरुस्त करेंगे, इसके बाद हिफ्ज़ की जानब आएंगी। बाजी की आवाज़ यूं लग रही थी शहद में डूबी हो। मैं इस बात में सर हिला दिया तो वो मुस्कुरा कर मुझे कुरान पाक पढ़ाने लगी। वहाँ 3 घंटे कैसे गुजरे मुझे पता भी नहीं चला। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, इतना हल्का फुल्का मेरा जिस्म हो गया था कि मैं खुश हो गई थी। छुट्टी के वक़्त एक थाल में मिठाई भर कर वहाँ आई, जो मुझे भी खाने के लिए दी गई। मैंने पूछा, ये मिठाई क्यों? तो बाजी ने मुस्कुरा कर कहा कि जब जब हमारे मदरसे में कोई प्यारे दिल का इंसान कुरान पाक हिफ्ज़ करने आता है तो किबला की जानब से सबको मिठाई तक़सीम की जाती है। एक तरह से ये इस इंसान के लिए एज़ाज़ की बात होती है। तो ये दावत आज आपके लिए है। ये सुनकर तो मैं चंद लम्हे चुप ही कर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। मेरा दिल चाहा कि एक मर्तबा अगर मैं इकराम को यहाँ लेकर आई तो यकीनन वो कुरान पाक हिफ्ज़ करने से मना नहीं करेगा। मैं जानती थी हमारे आम दीनी मदारस के उस्ताद बहुत सख्त थे। वो बच्चे को इंसान नहीं जानवर समझकर बात करते और मारते थे। बजाय इसकी इज्जत तो क्या ही करनी, मगर यहाँ का माहौल इस कदर खूबसूरत था कि कोई भी आम इंसान कुरान पाक हिफ्ज़ करने में एक पल के लिए भी ना सोचे। मैंने अपना सबक दोहराकर छुट्टी मांगी और मदरसे से बाहर निकल आई। सारा ने मुझे बाहर तक छोड़ा तो मैंने इससे अपने दिल की बात भी कर डाली कि क्या मैं अकराम को यहाँ पर ले आऊं? मुझे यकीन है यहाँ आना इसके लिए खैर होगा, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया, चुप कर गई। मैंने दोबारा पूछा तो वो बोली, तुम्हें अपना वादा याद है ना? किबला से बात करना, अगर वो इजाजत दें तो जरूर ले आना, मगर खुद कोई भी फैसला मत करना। मैंने समझकर इस बात में सर हिला दिया। बिल्कुल ठीक कह रही थी। अभी मुझे यहाँ आए एक ही दिन हुआ था और मैं अपने मतलब न सिर्फ सोचने लगी थी, बल्कि खुद से फैसले भी करने लगी थी। इस बात का एहसास होते ही मैंने सारा से माजरत करते हुए कहा, मुझे वाकई में इस चीज का ख्याल नहीं रहा। उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया और कहा, अगर कहो तो घर तक छोड़ दूं, मगर मैंने मना कर दिया और मदरसे से निकल आई। सारा ने मुझे एक मुतबादल रास्ता बता दिया, जहाँ से शमीम बाजी मुझे आते जाते नहीं देख सकती थी। मैं बहुत खुश हुई। वहाँ हर वक्त इनका धड़का ही लगा रहता कि अम्मा को अब कुछ बताती हैं या तब। खैर मैं तेज कदम उठाते घर वापस आ गई। इस रोज शदीद गर्मी थी, मगर मेरे अंदर ठंड सा सुकून था, जो मैं समझ सकती थी कुरान पाक की वजह से है, वरना मैं इतनी पुरसकून न दिखाई दे रही होती। घर पहुंची तो अम्मा हस्बे मामूल खाना बनाने में मगन थी।
कल से मैं इनसे बात तो कर रही थी, मगर वो बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। बस लिए दिए अंदाज में काम की बातें हो रही थीं। लेकिन आज मेरा दिल इस कदर खुश था कि मैं जाते ही अम्मा के गले से लगी और खुद बातें की। अम्मा खुद हैरान थीं कि मुझे हो क्या गया है। आमतौर पर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। हमेशा खुद में मगन रहने वाली कोई काम करती तो 1000 मर्तबा सोचती। अम्मा बहुत खुश दिखाई दे रही थीं। इकराम भी घर आ गया, वो सारा दिन बाहर फिरता रहता। अम्मा या अब्बा ने इसे इसके हाल पर छोड़ रखा था, क्योंकि जब भी कोई बात कहते या समझाते तो वो बफर जाता और नाराज होकर घर से निकल जाता था। इकराम ने मुझसे कोई बात नहीं की, जो कि वाजिया इशारा था कि मेरी कलवल बेरुखी का जवाब बेरुखी से ही दिया जा रहा है। अपने मदरसे का खुश आइंदा हाल देखकर मुझे अपने भाई पर बहुत रहम आया। पता नहीं इसके कारी इसके साथ कैसा सलूक करते होंगे, जो बेचारा इतना ज्यादा दिल पे ले गया है कि अपनी जिंदगी खराब करने पर तुल गया है। मेरे दिल को कुछ हुआ तो मैं खुद ही आगे बढ़ी और इससे हाल चाल पूछा। मेरे इस रवैये पर वो भी हैरान हुआ था, क्योंकि जब जब हम दोनों की लड़ाई होती थी हमेशा सुलह में इकराम ही पहल करता था। तो आज इसका हैरान होना फितरी अमल था। इसके बाद अम्मा भी हल्की फुल्की हो गई और घर का माहौल जो मेरी वजह से एक तनाव की कैफियत में था वो भी ठीक हो गया, क्योंकि इसके बाद मैंने इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था जो मेरी ख्वाहिश थी। फिर मैं रोज ही कॉलेज जाती और वहां से छुट्टी लेकर मदरसे भी चली जाती। इस सब में सारा हमेशा मेरे साथ थी। मैं आज भी बड़े फख्र से कहती हूँ, अगर सारा ना होती तो मैं अपनी ख्वाहिश की तकमील तक कभी भी ना पहुंच पाती। उसने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया था। मुझे तकरीबन 3 माह हो गए थे मदरसे जाकर पढ़ते हुए, लेकिन वहाँ के छोटे छोटे वाकयात मुझे अक्सर ही चौंका दिया करते थे, जिन्हें मैं समझ नहीं पाती थी कि ये हुआ तो कैसे हुआ। क्योंकि जब मदरसे में किसी तरह से भी किबला का जिक्र करती तो वो अगले 2 मिनट के अंदर वहां मौजूद होते। मैं पहले तो परेशान ही हो जाया करती कि ये कैसे हुआ। जैसे एक रोज मैंने सारा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा दिल चाहता है किबला से पढ़ूं। मुझे यकीन है वो एक बेहतरीन उस्ताद होंगे। अभी ये बात मैं करके रुकी थी तो सारा ने मेरे पीछे की जानब इशारा करते हुए सलाम किया। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि किबला मेरे पीछे ही खड़े थे। मैंने झटपट इन्हें सलाम किया तो वो धीरे से मुस्कुरा कर बोले, ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश नहीं है, यहाँ मौजूद बहुत से तालिब इल्म ऐसी ही ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हम माजरत ख्वाह हैं क्योंकि हम आपकी ख्वाहिश अभी मुकम्मल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया। अलबत्ता जब आपके कुरान पाक का आखिरी सिपारा रह जाएगा तो इंशाअल्लाह वो हम हिफ्ज़ करवाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन हैरान भी थी। कैसे अचानक से किबला कैसे यहाँ पहुँच गए, ऊपर से पूरी बात भी सुन ली। ये पहली मर्तबा था या मुझे लगा कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन इसके बाद भी ऐसे ही होता। जब जब मेरे मुंह से किबला निकलता तो वो वहां मौजूद होते। एक मर्तबा मैं किसी और बच्ची से इनकी तारीफ कर रही थी कि काश किबला जैसे उस्ताद हर मदरसे को चलाएं तो कोई भी कुरान पाक की तालीम लेने से ना भागे। इतना बोलकर मैं जैसे ही मुड़ी तो सामने वो खड़े थे। मुस्कुराकर बोली, तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप अपने तौर पर एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करेंगी। ये दूसरा दचका था जो मुझे लगा था। इसके बाद बारहा ऐसा ही हुआ, मगर एक बात मैं मुकम्मल तौर पर समझ चुकी थी कि किबला वहां इत्तेफाक से नहीं पहुंचे। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे मैं अनजान हूँ, क्योंकि इत्तेफाक एक दो मर्तबा होते हैं, बार बार नहीं होते। इसके अलावा मदरसा भी अजीब सा था। वहाँ कोई भी नहीं थकता था, सब बहुत फ्रेश होकर पढ़ते थे। छोटे छोटे मौक़ों पर भी खाने के ऐसे थाल पेश होते कि मैं हैरान रह जाती। ऊपर से वो खाना इतना लजीज होता कि उंगलियां खाने को भी दिल मचलता था। मुझे इतनी देर हो गई थी, मगर मैंने कभी किसी को मार पड़ते या बुरा भला कहते नहीं देखा था। एक रोज मैं ऐसे ही बैठी थी जब मेरे साथ वाली लड़की पूछने लगी, एक दिन मैं कितने कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। मैंने ताज्जुब से इसे देखा, मुझे लगा शायद वो सिपारों के मुतल्लिक पूछ रही है। मैंने जवाब दिया कि बस वही पढ़ती हूँ जो सबक मिलता है, बाकी पीछे से दोहराई भी कर लेती हूँ। मेरा जवाब सुनकर वो एक लम्हे के लिए चुप कर गई। मैंने खामोशी महसूस करके पूछा, तुम कितने सिपारे पढ़ती हो? तो वो धीरे से बोली, मैं सिपारे नहीं पढ़ती। फिर मेरा ताज्जुब मजीद बढ़ा। मेरा सवाल सुनकर वो इसी लहजे में बोली कि 10, कभी इससे ज्यादा भी पढ़ लेती हूँ। मारे हैरत से मेरा मुंह
खुला का खुला रह गया। मैंने दोबारा पूछा, तुम एक दिन में 10 पारे पढ़ती हो? मगर वो नफी ने सर हिलाकर बोली, नहीं, 10 कुरान पाक मुकम्मल पढ़ती हूँ। इसी वक्त वहां सारा आ गई और उसने मेरा हाथ थामकर मुझे खड़ा किया। मगर मैं इस लड़की से मजीद पूछना चाह रही थी, मगर सारा बोली, यहाँ से चलो। मगर मैंने मना कर दिया और कहा, देखो ये लड़की कुरान पाक पढ़ते हुए झूठ बोल रही है। मेरी बात पर सारा ने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा, मगर मेरा वो जुमला सुनकर इस लड़की ने भी सुन लिया था। वो शोला बार निगाहों से मुझे देखते हुए सख्ती से बोली, झूठे नहीं हैं हम। इतना कहने की देर थी तो इससे पहले मैं कुछ बोलती, सारा ने धीरे से कहा, किबला यहाँ आइए। और लम्हों में ही किबला हमारा पीछे खड़े थे। रुखसार जाइए यहाँ से, आप हम बाद में खबर लेते हैं आपकी। किबला के लहजे में एक शदीद तपश थी जिसे मैं बड़े अच्छे से महसूस कर रख सकती थी। एक पल के लिए तो मेरे पूरे जिस्म में फरीरी सी दौड़ गई। मैंने सारा की जानब देखा तो इसने चुप रहने का इशारा किया। फिर किबला ने मुझे और सारा को अपने पीछे आने का कहा। हम दोनों एक खुले से कमरे में किबला के पीछे ही दाखिल हुए, जिसमें सिर्फ एक कुर्सी रखी थी और इस कुर्सी पर किबला खुद जाकर बैठ गए। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो संजीदगी से बोले, जायरा, आप आइंदा यहाँ पढ़ने वाले किसी तालब इल्म से मुखातब नहीं होंगी। ये सारा है, सिर्फ इनसे बात करने की इजाजत हम आपको दे रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। समझी आप? इनका लहजा नरम था मगर मुझे बहुत शदीद खौफ आ रहा था, खौफ जैसे मेरी रग रग में उतर चुका था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, किबला, आपका हुक्म सर आंखों पर। मगर वो लड़की, इसकी भी खबर लें, वो झूठ बोल रही थी। कुरान सामने रखकर झूठ बोल रही थी। इतना सुनते ही इन्होंने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। जायरा, आप ऐसे मदरसे में खड़ी हैं जहाँ कोई किसी पर इल्जाम या बुहतान नहीं लगा, भले से वो जो भी हो। कम से कम आपको इनकी शिकायत नहीं लगानी चाहिए। मजीद एक बात, हम यहाँ होने वाली हर बात और हर अमल से वाकिफ हैं। आप परेशान ना हों। और रुखसार झूठ नहीं बोल रही थी। मजीद इसके बाद कोई बात नहीं होगी, आप जा सकती हैं। इन्होंने देखते ही देखते बात खत्म कर दी। मैं और सारा दोनों ही इस कमरे से निकल आई। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीबो गरीब लग रहा था। मैंने सारा से पूछा कि तुमने किबला को बहुत धीरे से बुलाया था, तो वो कैसे सुनकर पहुंच गए? सारा ने एक नजर मुझे देखा और फिर अब्बू की, अभी वक्त नहीं आया। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। बेहतर है ज्यादा मत सोचो। तुम्हें यहाँ जो मौका मिला है इससे फायदा उठा लो। मैं चुप कर गई। यहाँ सब लोग बड़े ही पुरइसरार लग रहे थे। हालांकि शुरू में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था यहाँ की पुरइसरारियत बढ़ती जा रही थी। मैं घर वापिस आ गई, मगर घर में भी ये सब कुछ मेरे दिमाग से खारिज नहीं हुआ था। बस यही अजीबो गरीब बातें किसी फिल्म की मानद मेरे जहन में चलती जा रही थी। अगले रोज कॉलेज गई तो वहाँ एक बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पिछले कुछ टेस्ट अच्छे नहीं हुए थे, जिनकी बिना पर प्रिंसिपल ने मुझे कॉलेज से निकाले जाने का सर्टिफिकेट दे दिया। मैं हैरानो परेशान वो कागज का टुकड़ा हाथ में थामे प्रिंसिपल से सवाल कर रही थी कि आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकती हैं। मगर इन्होंने बड़े आरामो सुकून से ठंडे लहजे में जवाब दिया कि ये मेरा अकेली का फैसला नहीं है। इंतजामिया ने मिलकर ये फैसला किया है कि आपके लिए एक साथ दो दो तालीम हासिल करना जरा मुश्किल हो रहा है। बेहतर है पहले आप दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दें, इसके बाद हम आपको यहीं से अपने कॉलेज में दाखिला दे देंगे। ये बात सुनकर मैं एकदम से बोझिल हो गई। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा कि इस मर्तबा माफ कर दें, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। जिस पर प्रिंसिपल ने बड़े तीखे अंदाज में कहा कि जायरा, आप ही थी ना जो यहाँ खड़े होकर बड़े रौब से सर्टिफिकेट मांग रही थी? नहीं, अब जब आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है तो आपको ख्याल करना चाहिए। मैं छोटे छोटे कदम उठाती बाहर आ गई। इसी वक्त सारा परेशानी से मेरे पास आई और पूछा, क्या हुआ है? मैंने हैरानी से इसे देखा और कहा, तुम्हें कैसे हर मर्तबा पता चल जाता है कि मैं मुसीबत या परेशानी में हूँ? मगर इसने मेरे सवाल को यकसर नजरअंदाज किया और कहा, तुम यहीं पर रुको, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ। मैंने इसे रोका, मगर वो मुझे बाहर खड़े रहने का बोलकर अंदर चली गई। 2 मिनट के बाद अंदर ही रही इसकी वापसी भी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, तुम्हें प्रिंसिपल बुला रही है। मैं परेशानी से ऑफिस में चली गई तो प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट वापस लिया और कहा, आपको आखिरी मौका मिल रहा है। आइंदा से आपको सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मिला करेगी। अब आप जा सकती हैं।
मैंने कुछ कहना चाहा तो इन्होंने वहां से मुझे भेज दिया। सारा को बताया तो वो बड़े पुरसकून अंदाज में बोली, इसकी फिक्र तुम नहीं करो, हम मिलजुल कर कोई ना कोई हल निकाल लेंगी। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। इस रोज हम लोग मदरसे गए तो मुझे यही परेशानी थी, अगर देर से घर गई तो अम्मा को बहाने बनाकर तसल्ली देना पड़ेगी। मदरसे में बैठे बैठे काफी वक्त हो गया, मगर घड़ी बहुत सुस्त रफ्तार से चल रही थी। मुझे यूं लग रहा था मैं यहाँ 1 घंटे से नहीं बल्कि 3 घंटों से बैठी हूँ। बड़ी मुश्किल से घंटा मुकम्मल हुआ तो मैं छुट्टी लेकर वापस घर आ गई। इस 1 घंटे में मैंने इतना ही सबक लिया था जितना पहले 3 घंटों में लेती थी। घर पहुंची तो अम्मा ने कोई सवालो जवाब नहीं किया, क्योंकि मैं अपने वक्त पर आई थी। इस दिन मैंने हैरानी से सोचा कि पहले तो वक्त का पता नहीं चलता था, मगर आज क्यों सिर्फ 1 घंटा बजने में इतना ज्यादा वक्त लग गया। यही सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह उठी तो दिल बहुत बोझिल था। बार बार यही चाह रही थी कि कॉलेज को खैराबाद कह देना चाहिए, मगर फिर सारा का सोचती जिसने पता नहीं क्या कहकर मुझे मौका दिलाया था। इस दिन कॉलेज गई तो सारा पहले से आई हुई थी, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी तो कॉलेज लगने में अभी कुछ वक्त बाकी था। मैं और वो दोनों ही सीढ़ियों पर बैठ गई। मैंने बराए बात ही कहा था कि कल तो 1 घंटा गुजरना भी बुरा दुश्वार लग रहा था। हैरत इस बात पर है कि जितना सबक 3 घंटे लेते में लेती थी, इतना सबक मैंने 1 घंटे में लिया। सारा मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम्हें क्या परेशानी है? ये सब कुछ अच्छा ही हो रहा है ना, तो तुम इसके मतलब ज्यादा मत सोचो। मैं चुप कर गई। मदरसे गई तो आज भी यही बात थी। वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने घर आकर अपनी घड़ी पहनी और मदरसे चली गई। मुझे यकीन था मदरसे की घड़ी बिल्कुल खराब होगी, लेकिन मुसीबत ये थी कि जब घर आती तो बिल्कुल कॉलेज की छुट्टी का वक्त ही हो रहा होता। अम्मा भी कुछ नहीं कहती थी। मैंने अपनी वो घड़ी पहन ली, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो बिल्कुल ठीक चलती रही। अलबत्ता मदरसे जाकर इसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा सुस्त हो गई थी। मैं काफी हद तक परेशान हो गई। एक रोज मदरसे बैठ बैठ कर थक गई तो पता नहीं मेरे दिल में क्या समाई, वहां से उठकर मदरसे के बाहर आ गई। इस रोज मैंने किसी से भी बाहर आने की इजाजत नहीं मांगी। मैं बाहर आई तो ऐसे ही लग रहा था ये एक खंडर है और मैं इस वक्त गुजारे के लिए इस खंडर में खड़ी हूँ। वहां से एक मोटरसाइकिल गुजरी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो मोटरसाइकिल वाला आदमी वापस मुड़ा और हैरानी से ऊंची आवाज में पूछने लगा कि लड़की, तुम यहाँ दोपहर के वक्त क्या कर रही हो? मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन वो आदमी परेशान लग रहा था। मोटरसाइकिल से उतरकर मुझसे कुछ दूर आकर खड़ा हुआ और फिर से वही जुमला अदा किया जो कुछ लम्हे पहले बोला था। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें इससे क्या काम करो अपना। मेरा अंदाज बहुत ही बदतमीजी वाला था, मगर वो आदमी वहां से हिला भी नहीं। संजीदगी से बोला, जानती हो इस वक्त तुम कहाँ खड़ी हो? मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मगर वो आदमी मुसलसल बोल रहा था, जिस जगह तुम खड़ी हो ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि बुजुर्ग कहा करते थे कि ये जगह भारी है। एक बादशाह का महल था ये। इसने मरने से पहले अपना महल किसी जिन के हवाले कर दिया था। वो जिन इसका दोस्त था। इस जिन ने यहाँ पर बादशाह के कहने के मुताबिक मदरसा बनाया था। आज भी लोगों को यहाँ पर तिलावत की आवाज सुनाई देती है। मैंने चौंक कर इस शख्स को देखा और कहा, ओ भाई, दिमाग तो खराब नहीं है? ये एक मदरसा ही है, कोई खंडर वंडर नहीं है। अंदर चलकर देख लो। ये जुमला सुनकर वो आदमी चौंक गया और बगैर डरे बोला, दिखाओ मुझे। मुझे वो कोई फ्रॉड भी नहीं लग रहा था। पता नहीं मेरी हालत को क्या हो रहा था। मैं इसे अपने साथ लेकर खंडर के अंदर आ गई, मगर हैरत की बात ये थी कि जिस खंडर के अंदर इतने दिनों मैं कुरान पाक हिफ्ज कर रही थी, वो वाकई में एक खंडर था। इसके अंदर किसी भी मदरसे का नामो निशान तक नहीं था। मैं डर गई। इस आदमी को कहा कि यहीं पर मैं रोज आती हूँ और कुरान पाक हिफ्ज करती हूँ। आदमी ने मेरी बात पर इस बात में सर हिलाया और कहा, तुम झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारे अलावा भी बहुत से लोग ऐसे ही कहते हैं और इन्हें पागल समझा जाता है, मगर मैं जानता हूँ तुम पागल नहीं हो। अब यहाँ से चलो। जिन्नों का इल्म हो गया है कि तुम इनकी हकीकत जान चुकी हो, तो तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं ये बात सुनकर फौरन से घर की जानब चल पड़ी और पूरा रास्ता डरती जा रही थी। मेरा दिमाग सुन हो रहा था। घर पहुंची तो अम्मा ने मुझे पुकारा, जिसे नजरअंदाज करके मैं अपने कमरे में चली आई। कुछ देर बाद ही अम्मा मेरे कमरे में आई और कहा, तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने आई है। घंटा हो गया है। मैंने हैरत से पूछा, कौन दोस्त? तो वो घूर कर बोली, सारा।
साथ ही सारा को मेरे कमरे में छोड़कर बाहर चली गई। तो सारा को देखकर एकदम से उछली थी। मैंने इसे सख्ती से कहा, खबरदार मेरे करीब आई तो मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारी किनसे तल्लक है, दूर रहो मुझसे। ये कहते कहते अचानक से एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। तो मैंने कहा, कहीं तुम भी तो इन्हीं में से नहीं? वो किबला, वो बाजी, वो बच्ची, रुखसार, यानी वो भी यानी वो सब भी वो ठीक बोल रही थी। वो तो जिनजादी थी, तभी एक दिन में 10 कुरान पाक मुकम्मल कर सकती थी। ओ खुदाया, तुम सब के सभी। उफ, मैं बोलती चली जा रही थी। सारा ने सख्ती से कहा, बस बहुत हो गया, अब चुप करके मेरी बात सुनो। इसके इस तरह से बोलने पर मेरी जुबान एकदम से बंद हो गई। दिमाग स्लेट की मानद साफ हो गया। बोलने के लिए जैसे कुछ बचा ही नहीं था मेरे पास। जो तुम सोच रही हो वो सब कुछ ठीक है। हाँ, हम इंसान नहीं हैं, जिन्नात हैं हम। तुम लोग खार खाते हो, किसी कॉलेज में भी नहीं पढ़ती, सिर्फ तुम्हारी खातिर वहां आती रही हूँ। और यकीन करो, कॉलेज में मुझे तुम्हारे अलावा किसी ने भी नहीं देखा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इंसानों की तरह हम मुनाफिक नहीं हैं। हम चाहते थे कि तुम्हारे दिल में कुरान की बहुत मोहब्बत है तो तुम्हें कुरान हिफ्ज करवाया जाए। तुमसे पहले ही बहुत से लोगों को करवाया था, मगर तुमने वादा तोड़ डाला। इस आदमी को बता दिया कि यहाँ मदरसे है, जबकि तुम्हें मना किया था। अगर हम चाहें तो तुम्हारी माँ को भी हकीकत बता सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर तुम्हारा कुरान पाक कोई मुकम्मल नहीं करवा सकेगा। अब भी एहसान कर रहे हैं, कल से वहीं पर आ जाना। और किबना ने फैसला किया है, भले से तुमने गद्दारी की, अपना वादा तोड़ा, मगर वो अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। तुम्हें हाफिजा बनाकर रहेंगे। रही डर की बात, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया तो आगे भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम भी अल्लाह की मखलूकात हैं और इंसानों से ज्यादा खुदा का खौफ रखते हैं। इसके बाद सारा ने मेरा हाथ थामा और पता नहीं क्या हुआ, मेरा सारा डर खत्म हो गया। इसके बाद मैंने इसी मदरसे में अपना कुरान पाक मुकम्मल तौर पर हिफ्ज किया और आज तक ये बात कोई नहीं जानता। मुझे बताने का शौक भी नहीं है, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी जो अभी तक मेरे तक ही महदूद है। इस बात को 30 साल हो चुके हैं। अब भी कभी कभार मेरा दिल घबराता है तो मैं इसी मदरसे में चली जाती हूँ, जहाँ बहुत से नए बच्चे दाखिल हो गए हैं और कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं।